हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको टेंथ क्लास का जो हरियाणा का ब्लूप्रिंट आया है उसका बी पार्ट का सॉल्यूशन या बी कोड का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दे रखा है भाई 4 MCQ। वो 4 MCQ कैसे अभी देखो। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज ट्रिपल एंड लेंथ रिमेन सेम, इट्स रजिस्टिविटी विल। तो उसकी रजिस्टिविटी है वो क्या होगी। तो उसके लिए हम देखो करेंगे स्टार्ट कि रजिस्टिविटी होता है रो, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है एक तो टेम्परेचर के ऊपर है और दूसरा नेचर के ऊपर। अब उसने क्या बोला भाई कि लेंथ को क्या कर दिया भाई 3 टाइम्स कर दिया, तो इसका तो इफेक्ट ही नहीं आ रहा। तो रजिस्टिविटी विल रिमेन्स सेम। क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो रजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम। इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट अभी ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी टू रीड द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज फ्रीइंग फ्रॉम। तो ऑप्शन इसमें माइपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबाइपिया, ऑल ऑफ दीज। एक कोई लड़का पीछे बैठा हुआ था लास्ट रो पर और उसको ब्लैक बोर्ड अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि उसको कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, दूर का दिखाई नहीं दे रहा। अब जितना ज्यादा मतलब उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा उसलिए उसका उतना ही छोटा वर्ड। तो हम वो सफर कर रहा होगा किससे, मायोपिया डिजीज से। किससे सफर कर रहा होगा, मायोपिया डिजीज से। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है भी कि हमें क्या जितना ज्यादा वर्ड उतना नजदीक का ना दिखाई दे। ठीक है, ऐसे हम इसको अल्टरनेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेट डेराइव्ड फ्रॉम द सन एनर्जी। तो सन एनर्जी से कौन सी डेराइव नहीं है। ऑप्शन सुनो, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास। तो हम इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी है, जो कि भाई किसकी एनर्जी हो, जियो मतलब अर्थ, जो हमें अर्थ से मिले। तो जियोथर्मल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से किससे, सन से लिंक्ड नहीं है। नेक्स्ट भी फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीपर्पज। रीपर्पज का मतलब क्या होता है भाई, हम एक ही चीज का यूज करें बार बार। बार बार मतलब डिफरेंट टास्क। जैसे कि हमने क्या किया भाई, पहले मेरा मोबाइल फोन था, पहले मैं इसको खुद यूज करता था, अब ये खराब हो गया, अब मैं इसको सेकंड पर्पज पीडीएफ के लिए पढ़ने के लिए यूज कर रहा हूं, दूसरा पर्पज होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि रीपर्पज का मतलब कि एक ही चीज का बार बार यूज करना फॉर डिफरेंट टास्क। यूज ऑफ वन थिंग फॉर डिफरेंट टास्क इज नोन एज रीपर्पज। नेक्स्ट है भाई 2 नंबर का क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 40 वाट पावर पर डे फॉर 8 आवर। पावर दे रखे भाई एक फ्रीज की 400 वॉट, सॉरी भाई इसमें क्या दे रखा है 400 वॉट। ठीक है, जो हिंदी वाला उसमें ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, उसमें 500 वाट दे रखा है और इंग्लिश में 400 वॉट दे रखा है। टाइम बोला भाई कि 8 घंटे, एक दिन में कितने घंटे, 8 घंटे। फिर जो एक यूनिट आती है या 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंजप्ट होती है उसका खर्चा दे रखा है कितना, 3 रुपया। ये बोल रखा है कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले पावर है, एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, तो पहले पावर को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम किलोवाट आवर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, 400 डिवाइडेड बाई 1000, कितना आ गया भाई, 20 से 20, 4/10, 4/10 किलोवाट आ गया। अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू के अंदर टाइम। पावर कितनी भाई 4/10 किलोवाट मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना भाई 8 आवर, कितना आएगा भाई 8, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 10 किलोवाट आवर। ये तो एनर्जी कितने की दिन आई, एक दिन की आई, हमें चाहिए कितने दिन की, 30 दिन की। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 32/10 मल्टीप्लाई बाई 30, इससे कैंसिल आउट हो गया,
कितना आ गया 96 किलोवाट आवर, या फिर हम बोल दें कि जो अपना मीटर होगा उसके अंदर रीडिंग कितनी आएंगी 96 यूनिट आएंगी। फिर भाई 1 यूनिट का 3 रुपए लगते हैं, तो 96 यूनिट का कितना लगेगा, इसके क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई 8 1 और 2 2 288 क्या आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा या टोटल बिल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2 नंबर का, हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम कोज सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि हम कोई भी डैम बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, तो वो सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कैसे कोज करता है, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई कि सोशल का मतलब भाई जैसे हम यहां पर एक रिवर जा रही थी, उसके ऊपर हमें एक बड़ा सा डैम बनाना है यार, क्या करना पड़ेगा भाई, जो आसपास का एरिया है, जो आसपास में लोग रह रहे होंगे, उनको क्या करवाना पड़ेगा, वहां से माइग्रेट करवाना पड़ेगा। जितने भी इस नदी के अंदर जलीय जीव रहते थे वो भी सारे क्या हो जाएंगे, उनकी भी लाइफ है, यानी कि जो एक्वाटिक एनिमल्स उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, काफी हद तक वो मरने के भी चांसेस होंगे। ये भी क्या होगा भाई, प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा भाई, एक बार एक जो डैम है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया, सपोज करो कि भाई डैम की भी लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम सपोज करो कि 100 साल के लिए बनाया था, अब उसके बाद में वो टूटेगा तो बहुत सारा क्या कर देगा भाई, एरिया को तबाह कर देगा, आसपास की जो वनस्पति है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम कोज करता है। नेक्स्ट भाई, एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, हमें प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते हुए क्यों नजर नहीं आते। तो इसके लिए देखो भाई हम 2 रीजन बताएंगे, इसके 2 रीजन कौन कौन से हैं भाई। पहला तो जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे बहुत ही पास में है अर्थ के, अब अर्थ के पास में तो उनके बीच में और हमारे बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब डिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता था वो चेंज नहीं होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा यानी कि टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली बराबर रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा, तो हमें जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आएंगे। नेक्स्ट अभी, ड्रा द लेबल डायग्राम फॉर एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग। ये है भाई 4 नंबर का। तो 4 नंबर का देखो ये क्वेश्चन क्या होगा भाई। तो पहले हमें क्या करना है अभी, ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर या मोटर किस काम के आते हैं भाई। तो देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि जितने भी अपने फैन, फैन भी एक इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस काम की आएगी भाई, जो हम क्या देंगे भाई, करंट या इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बदले में हमें क्या करके देगी, काम करके देगी। तो इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लिख लेंगे इस डेफिनेशन को, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर नेक्स्ट भाई, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। हम जैसे पॉइंट्स बना रहे हैं वैसे ही आपको भी पॉइंट्स बनाने हैं, पहले डेफिनेशन उसके बाद में वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड है भाई, जब भी हम किसी भी एक करंट कैरिंग कॉइल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें तो वो क्या करने लग जाए, फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाए। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर। इसका प्रिंसिपल लिख रहा हूं मैं भी, इट is based on the fact that a current carrying coil is placed in perpendicular magnetic field, then it experience a force which is known as torque, जिसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे।
ठीक है, ये था इसका प्रिंसिपल। अभी इसको प्रिंसिपल को समझाएंगे भी, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं भाई। क्या किया अभी हमने, एक रेक्टेंगुलर कोयल ली। क्या ली, एक रेक्टेंगुलर कोयल। ये रेक्टेंगुलर कोयल ले ले भाई। ए बी सी डी, एक रेक्टेंगुलर कोयल ली ए बी सी डी, और उसके ऊपर इंसुलेटिंग कॉपर वायर की वाइंडिंग करवा दी। इंसुलेटिंग कॉपर वायर की वाइंडिंग करवा दी भाई। अपनी कोयल क्या होगी भाई, तैयार होगी। उसका फ्री एंड को कनेक्ट कर दिया किसके साथ में भाई, स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग या कोम्यूटेटर बोल दो, S1 एंड S2 के साथ में। इसका बताएंगे भाई इनका क्या काम होगा। और साथ में लगा दी भाई दो कार्बन वर्सेज B1 और B2, और इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, किसी बैटरी के साथ में भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो हमें क्या पड़ेगा देना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और ये की लगा दी भाई छोटी सी, ये की होगी। जैसे हम ऑन करेंगे इस स्विच को, इसमें क्या होगा भाई, करंट फ्लो करेगा। कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, यानी कि आई करंट फ्लो हुआ। आई करंट ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा आई करंट, ऐसे आई करंट जाएगा, और ऐसे आई करंट जाएगा, फिर वापिस की तरह आ जाएगा भाई, आई करंट क्या आ जाएगा, वापिस आ जाएगा। इस कोयल को प्लेस करना है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। उसके लिए हमने क्या किया भाई, हॉर्सशू शेप मैग्नेट का यूज किया। किसका यूज किया, हॉर्सशू शेप मैग्नेट। हॉर्सशू शेप मैग्नेट यानी कि यू शेप मैग्नेट। उसका क्यों यूज किया भाई, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसके दोनों पोल हैं वो क्या होंगे, पास पास में। इसलिए हमने हॉर्सशू शेप मैग्नेट का यूज किया। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इस कोयल को प्लेस कर दिया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में पहले डायग्राम बनाया, और डायग्राम में जो जो हमने यूज किया, जो जो बातें अभी बताई थी, वो कहो आपको एज इट इज लिख लेना। लेट अस कंसीडर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर कोयल placed in perpendicular magnetic field as shown in figure. फिर the two ends of the coil are connected to the split ring S1 and S2. These are slightly touched with the carbon versus B1 and B2 and connected to a बैटरी, जिसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ में कर दिया। अब ये काम कैसे करेगी उसके बारे में बात करेंगे भाई। अब ये बेस्ड है किसके ऊपर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर, क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है अभी, करंट देना पड़ रहा है। जिन जिन इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हमें करंट देना पड़ेगा उसके ऊपर लगेगा अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और जिस जिस डिवाइस से हमें करंट मिलेगा उसके ऊपर हमें क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसके ऊपर लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे भाई। सपोज करो, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है भाई, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे बी मैग्नेटिक फील्ड है भाई। मैंने क्या कर दिया अभी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी, ऐसे है भाई। करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है भाई। मैग्नेटिक फील्ड करंट थम्स किस डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन, यानी कि इसके ऊपर एक वो फोर्स लगेगा जिसको हम टॉर्क बोलेंगे, वो रोटेशनल फोर्स होगा। अब ये वाला पोर्शन है ए बी पोर्शन, ये बाहर की तरफ आएगा। अब ये बाहर की तरफ आया, फिर ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ जाएगा। अब क्या होगा अभी कि ऐसे कंटिन्यूअसली ये चलता रहेगा। जब सपोज करो कि ये ए बी पोर्शन और सी डी पोर्शन, ये कोयल है, ये ऐसे आ गई। अब ऐसे आ गई तो क्या हुआ कि इसके पास इतनी तो क्या होगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी कि ये खुद को क्या कर पाए, टर्न ओवर कर पाए। अब ये जो स्प्लिट रिंग और स्प्लिट रिंग बताई, इनका काम क्या होगा अभी, ये जो डायरेक्शन है करंट की उसको रिवर्स करें, उसको रिवर्स कर देंगे। फिर कार्बन वर्सेज, दो कार्बन वर्सेज लगी हुई है, ये दोनों कार्बन वर्सेज क्या भी इससे स्लाइटली टच में है, ताकि भाई ये रोटेट हो तो फ्रिक्शन के कारण इनमें हीट प्रोड्यूस ना हो और ये न टूटे भाई। ऐसा ये क्या काम करते रहेंगे। सपोज करो कि फिर भाई अगर ये पोर्शन ऐसे कंप्लीटली हो गया, फिर दोबारा से ऐसे ही लगता रहेगा, यानी कि ये कैसे मैं बोल दूं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे क्या करती होगी, घूम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही होगी ऐसे। ठीक है भाई, हम इसको शो कर देंगे। ये था इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे जो कि 6 नंबर का है, और किससे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि ऑप्टिक्स से आना है। और उसमें इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं इस वाले पोर्शन में। तो देखो पहले तो न्यूमेरिकल है भाई, इसके ऊपर न्यूमेरिकल, पहला अभी न्यूमेरिकल, an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter
इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। देखो तो भाई, एक ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट की हाइट को एच से डिनोट कर लो, h1 से कर लो, h2 से कर लो, किसी से भी कर लियो भाई। ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है अभी 5 सेंटीमीटर। दूसरा भी इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर कैसा होगा, ऐसे ही मिरर होगा ना कन्वेक्स मिरर, ऐसे साइड में छोटा सा डायग्राम बना लेंगे ताकि हमें इसका साइन कन्वेंशन को समझने में दिक्कत ना आए। फिर हमने क्या किया भाई, इसका ऑब्जेक्ट देर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कैसा भाई 20 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी इसकी 30 सेंटीमीटर। अब फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ये 3 नंबर में न्यूमेरिकल दे रखा है, 3 का एक इसके साथ में और भी न्यूमेरिकल दे रखा है, और वाला क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो ये देखो जो कन्वेक्स है भाई, ये उसका क्या भाई, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ भाई p से f का बीच का डिस्टेंस, ये दोनों कैसे होंगे पॉजिटिव, क्योंकि हम राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस को प्लस का लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले को माइनस का लेंगे। देखो तो ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे ले ली हमने, पॉजिटिव ले ली। फिर दूसरा भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ होगी भी r/2 के बराबर। r कितना भाई 30 बटा में तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई। फिर हमें निकालना क्या भी, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि v की वैल्यू, उसका नेचर बताना है और उसका क्या बताना है, साइज यानी कि हाइट ऑफ इमेज, ये बताना है। उसके लिए हमने स्टार्ट किया भी, मिरर दे रखा है, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या भी, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर। और याद रखना कन्वेक्स के केस में ओनली u नेगेटिव होगा, बाकी सब कुछ क्या होगा पॉजिटिव। और ये इमेज की 2 ही केस है इसमें, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही इमेज बनाएगा। तो देखो इसके लिए हमें चाहिए 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u के बराबर। 1/f 1/15 माइनस में 1/u माइनस का 20, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का। एलसीएम ले लिया भाई मैंने, कितना ले लिया एलसीएम, 60 ले लिया एलसीएम, कितना आ गया 4 प्लस का 3 7। v इक्वल टू क्या आ गया भाई, v इक्वल टू 60/7। याद रखना काफी बच्चे ऐसे करेंगे, इसको रेसिप्रोकल नहीं करके आएंगे, रेसिप्रोकल करना जरूरी है। v की वैल्यू आ गई, अब कैसे है ये पॉजिटिव, तो इसका नेचर कैसा होगा भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी बात भाई, हाइट के ऊपर हाइट ऑफ इमेज बतानी है, उसके लिए क्या क्या भाई, हमें मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले पते हैं, m इज इक्वल टू माइनस v/u, m इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाई h1 के बराबर। क्या करेंगे भाई, हम मैग्निफिकेशन है दोनों को बराबर पुट कर दें, क्या आ जाएगा भाई यहां से, माइनस का v/u इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाई h1, माइनस का v की वैल्यू कितना 60/7 अपॉन में u की वैल्यू माइनस का 20 इक्वल टू में h2 उसकी वैल्यू निकालनी है, h1 की वैल्यू प्लस का 5। क्या होगा भाई 7 नीचे आ गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का, 60 डिवाइडेड बाई 7 इंटू के अंदर 20 और ये 5 है इस साइड आ गया, 5 इक्वल टू में h2 की वैल्यू कैसे आ गई भाई, h2 की वैल्यू 0 से 0 3 15/7 यानी कि बोल दो भाई मैं इसको 2.1 सेंटीमीटर हाइट आ गई इमेज की। तीनों हमने क्या कर दी, निकाल दिया। तो ये था एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, दूसरा क्वेश्चन दे रखा भी, ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब की बार क्या दिया भाई, लेंस दिया, और कौन सा कनकेव, ये कनकेव लेंस ले लिया भाई हमने। इसकी क्या बोल रखा है भाई, फोकल लेंथ बोल रखी है 15 सेंटीमीटर। इसका फोकस पॉइंट होता है वो वर्चुअल फोकस होता है इस साइड f ट्वाइस ऑफ f, इस साइड f डैश और इस साइड ट्वाइस ऑफ f डैश। तो वर्चुअल फोकस है तो वो कैसा ले लिया माइनस का। दूसरा भी, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, हमें ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना चाहिए लेंस से, शो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो जो लेंस से 10 सेंटीमीटर इमेज बने, तो v की वैल्यू देती भी इसने कितनी 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, और उसकी मैग्निफिकेशन भी निकालनी है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसने कोई इमेज के तो बारे में बताया नहीं कि कैसे रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनेगी या वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। तो इसमें कैसे बनती है ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इसके भी दो ही केस हैं, एक तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, और एक ऑब्जेक्ट को कोई भी हमें डिस्टेंस पता हो उसके ऊपर ले ले। तब क्या होगा कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज आएगी, और वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट आएगी वो किस साइड आएगी, इसी साइड आएगी। यानी कि इसका जो v है वो कैसा लेना है, प्लस। u की वैल्यू क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। अब साथ में क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। मिरर लेंस फॉर्मूला लगा दूं। लेंस फॉर्मूला क्या भाई, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू किसके बराबर, 1/f के बराबर। जबकि इसमें क्या होता है, प्लस का, और लेंस में माइनस का। क्या हुआ कि 1/u निकालना चाहिए, इसको उस साइड ले जाऊं और इसको क्या ले आऊं, इस साइड ले आऊं। 1/v माइनस का 1/f इज इक्वल टू 1/u के बराबर। 1/u इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू 10 माइनस में 1/, फोकल लेंथ माइनस का 15, क्या हो गया, प्लस का आ गया भाई। क्या आ गया, प्लस का। इसमें तो एक करेक्शन होगी भाई। क्या होगा आगे देखो, हमने 30 एलसीएम ले लिया, कितना आया भाई, ये माइनस की आएगी। इसकी इमेज है वो किस साइड, इसी साइड बन के रह जाते हुए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, माइनस का हो गया, माइनस का 10 ले लो, 30 हो गया, कितना, माइनस का 3 प्लस का 2, यानी कि u इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं उसकी, m इज इक्वल टू v/u, वो भी कैसा, प्लस का। जबकि माइनस का किस में होगा, मेरे के केस में v की वैल्यू आई भाई कितनी, माइनस का 10 डिवाइडेड बाई u, माइनस का 30, इसको कैंसिल आउट कर दिया, मैग्निफिकेशन आ गई 1/3, यानी कि 0.3। ये क्या आ गई इसकी मैग्निफिकेशन। इसके बारे में था। अब इसके और में वाला क्वेश्चन और सुनो, और में क्या दे रखा है, उसने दिया भी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है भाई, f इज इक्वल टू r/2, f इज इक्वल टू r/2। तो उसने क्या दे दिया भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर और किसका, कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का भी बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, प्लस का। तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया, फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 30/2, यानी कि प्लस का 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है कन्वेक्स मिरर की। फिर ये तो 2 नंबर में था, इसके साथ में एक रे डायग्राम पूछ लिया। रे डायग्राम क्या पूछा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द इन्फिनिटी ऑफ ए कनकेव लेंस। एक कनकेव लेंस लिया, ये भी हमने एक कनकेव लेंस ले लिया, बोल दिया कि ये एक LL' अपर्चर का एक कनकेव लेंस लिया। इसका मिड पॉइंट या क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको O से या C से डिनोट कर दूं, मैंने O से डिनोट कर दिया। एक लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास थ्रू होकर के जाए और लेंस के परपेंडिकुलर हो, वो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका वर्चुअल फोकस है, डाइवर्ज कर देगा रे ऑफ लाइट को। कनकेव लेंस है वो क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या होगा इसका फोकस, और ये क्या भाई ट्वाइस ऑफ फोकस, उतने ही डिस्टेंस के ऊपर इस साइड f' और इस साइड क्या ट्वाइस ऑफ f'। फिर क्या हुआ अभी कि ऑब्जेक्ट को लेना है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर लेना अभी, इन्फिनिटी पर होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे आई हुई, इंसिडेंट रे फर्स्ट बोल दे, क्या होगा भाई, ये फोकस से पास थ्रू होकर के जाएगी। अब भैया इसने तो डाइवर्ज कर दी भैया R1, अभी फोकस से कैसे पास थ्रू होकर के जाएगी, ये हमें पीछे मिलती हुई नजर आएगी। ये पीछे मिलती हुई क्या आ रही है भाई नजर, या पीछे इंक्रीज कर दिया इसको। अनदर रे आई भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सी, I2। अब इसका क्या काम है भाई, उसको भी डाइवर्ज कर देना। इसने उसको भी क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया R2। वो पीछे मिलती हुई नजर आई, यानी कि फोकस से पास थ्रू होकर के जाएगी। जब R1 और R2 एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, इंटरसेक्ट करेंगे, तो क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे कहां पर, फोकस पर। और वो इमेज भी कैसी है, पॉइंट साइज इमेज बनाएंगे। तो उसके बारे में क्या बताना है कि ड्रॉ द रे डायग्राम एंड एक्सप्लेन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इट्स इमेज। तो हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और साथ में क्या बताना है, इसकी पोजीशन, नेचर और साइज। उसके लिए हम करेंगे स्टार्ट। लेट अस कंसीडर ए concave lens of LL' aperture, an object is placed at infinity। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस कर दिया।
when a ray of light parallel coming from infinity parallel to the principal axis and get refracted, this refracted light pass through the focus point. किससे होगी? फोकस पॉइंट से होगी. सेम सेकंड वाला, when at least two refracted ray are intersect each other then the image is formed. क्या होगी? इमेज फॉर्म्ड होगी. the position, nature and size of the image are as following. क्या होगा भाई? पोजीशन कहां पर आई भाई? एट फोकस, तो एट एफ लिख दिया भाई फोकस. दूसरा भाई कैसी होगी वो इमेज? वो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वी एंड ई. थर्ड भाई उसका साइज क्या भी? ऑब्जेक्ट कितना बड़ा? पॉइंट साइज आ रही है, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड. क्या आएगा? हाईली डिमिनिश्ड. अब इमेज कैसी आई भाई? हाईली डिमिनिश्ड आई है, यानी कि बहुत ही छोटी. ये था भाई पार्ट, या बोल दो कोड बी. किसका? हरियाणा के ब्लूप्रिंट का सॉल्यूशन है पार्ट बी का. तो ये थे दो सेम एज इट इज इक्वेशन आने हैं. जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है वो 6 नंबर की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 4 नंबर का, इलेक्ट्रिसिटी से एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल बोल दे या फिर कोई नॉर्मल सा थ्योरी वाला भी बोल दे, और एक एमसीक्यू. ऐसे ही सेम इससे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे एक 2 नंबर का आएगा, और एक क्या आएगा भी? एमसीक्यू आएगा. 3 नंबर की होगी. ऐसे ही क्या आएगा भी? जो मनाई है उससे भी ऐसा ही होगा कि 2 नंबर का और एक एमसीक्यू. तो आप प्रिपेयर रहें. 20 तारीख को साइंस का पेपर है, उसके लिए आपको गुड लक. धन्यवाद.